हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज जूनियर असिस्टेंट का 17 अक्टूबर के जो क्वेश्चंस आए थे आज के पेपर में। ये पेपर जो है वो इवनिंग से लेके 5 बजे तक जितने भी पेपर्स हुए उनकी तरफ से ये क्वेश्चंस अपन ने कलेक्ट किए हैं आज। ओके, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल से या फिर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से आज मुझे ये क्वेश्चंस मिले हैं। कल भी वैसे ही था, आज भी ऐसे ही क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि वैल्यू एग्जैक्ट वो बता नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चंस जो आएंगे कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या आए थे, कौन सा पैटर्न था, कौन से टाइप में क्वेश्चंस थे, ये सब मैंने कलेक्ट करके रखा है और वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सीक्वेंस सीरीज इसी के ऊपर थे। ओके, और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इसके बाद अपन रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पूरा एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अपन बेसिक टू एडवांस जितने भी क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व करेंगे। हर टॉपिक के ऊपर एक एक लेक्चर्स बनाऊंगा। ओके, और आपके लिए वो यूजफुल रहेगा। ओके, तो वो भी सीरीज आप कंटिन्यू देखते रहिए, मतलब आपकी जो भी एग्जाम है, प्रिपरेशन है, वो कंटिन्यू रखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज अपन। तो सबको अभी पेपर पैटर्न तो पता ही है अपना, जो प्रोफेशनल नॉलेज है, रीजनिंग है, क्वांटिटी है और मराठी है। ओके, तो पेपर जो है वो किसी को हार्ड लग रहा है, किसी को इजी लग रहा है, किसी को डिफिकल्ट लग रहा है। तो डिपेंड है कि क्वेश्चन जो है वो क्या हो रहे हैं, मीडियम डिफिकल्ट टाइप के आ रहे हैं, ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ज्यादा इजी भी नहीं है, मीडियम डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो पहला जो सेक्शन है वो अपना प्रोफेशनल नॉलेज है। तो प्रोफेशनल नॉलेज का आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो बेस्ट इलुस्ट्रेट अ ब्रीच ऑफ बिजनेस एथिक। तो बिजनेस एथिक के लिए अपन क्या यूज करते हैं? तो इसका ऑप्शन है सेकंड, एन एम्प्लॉय मिस रिप्रेजेंट देयर क्वालिफिकेशन ऑन अ जॉब एप्लीकेशन। मतलब कोई भी अगर बिजनेस एथिक्स के अगर सिनेरियो क्रिएट होता है, ओके, मिस रिप्रेजेंटेशन क्वालिफिकेशन या अनएथिकल जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या करता है, इंटीग्रिटी ऑफ हायरिंग प्रोसेस में यूज करता है, अनडिटरमाइन करता है, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे ब्रीच ऑफ बिजनेस एथिक। ओके, सेकंड, वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का की बेनिफिट क्या है कि रियल टाइम अपने को डेटा प्रोवाइड करता है। जो भी रियल टाइम डेटा और रिपोर्ट जो रहता है वो क्या करता है, अपने को शो करता है। तो इट प्रोवाइड अ रियल टाइम फाइनेंशियल डेटा एंड रिपोर्टिंग। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म इज अकाउंटिंग सजेस्ट दैट। तो कंजर्वेटिज्म मतलब क्या करता है कि रेवेन्यू और जो भी पोटेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं उसको आइडेंटिफाइड करता है, उसको बोलते हैं अपन कंजर्वेटिज्म। तो इसका आंसर जो है वो है एक्सपेंसेस शुड बी एंटिसिपेटेड एंड रिकॉर्डेड व्हेन पॉसिबल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है विच लीगल फ्रेमवर्क प्राइमरी गवर्न द इशुएंस एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन मोस्ट जुरिडिक्शंस। तो उसका आंसर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज। ओके, तो जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज होता है वो क्या करता है, जो भी कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, प्रोटेक्ट होता है इन्वेस्टर को, वो सारे रेगुलेट करने का काम करती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज एक्ट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी द टर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट रेफर्स टू। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट रेफर्स टू, तो इसका आंसर क्या है, द टैक्स पेड ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस यूज्ड फॉर द बिजनेस। मतलब इनडायरेक्टली जो भी इनपुट टैक्स होता है, जो भी अपन गुड्स एंड सर्विस परचेस करते हैं फॉर बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसके ऊपर अपन टैक्स देते हैं, वो होता है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following deduction is generally not allowable under income tax regulation। तो कौन सा डिडक्शन इनकम टैक्स के अंदर अलाउ नहीं करता? तो पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस। तो पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस जो होता है वो डिसअलाउ रहता है इनकम टैक्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज एसेंशियल इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बिकॉज इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एरर एंड फ्रॉड। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या करता है, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एरर फ्रॉड। ये अपन ने कल भी क्वेश्चन देखा था, थोड़ा क्वेश्चन चेंज था लेकिन वही था सेग्रीगेशन का। नेक्स्ट, 8, which of the following is the key consideration when auditing a non corporate enterprise such as partnership। तो उसका आंसर है accessing personal liability of partner। मतलब जो भी पर्सनल लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो एक्सेस करने का काम करता है इनडायरेक्टली नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज पार्टनरशिप। ओके, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है which is the primary advantage of using statistical sampling in an audit। तो statistical sampling audit का main primary advantage क्या है कि it help to draw conclusion about the entire population based on the sample। मतलब जो भी अपने पास population based on samples रहते हैं उनका एक conclusion निकाल के देना, उसका काम क्या है, it is a statistical sampling audit। next 10 question है during the planning phase of an audit what is the primary purpose of conducting preliminary risk assessment।
ओके। तो ऑडिट का प्लानिंग, जो ऑडिट होता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिलिमिनरी रिस्क असेसमेंट? ओके, तो टू आइडेंटिफाई एरिया दैट में रिक्वायर मोर एक्सटेंसिव टेस्टिंग, मतलब जहां पे अपने को ऐसे लगता है कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे अपने को टेस्टिंग होनी चाहिए, तो उसका काम करता है प्रिलिमिनरी रिस्क असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, Which of the following transaction would be classified as cash flow from investing activity? तो उसके लिए यूज है परचेस ऑफ इक्विपमेंट। तो जो भी अपन ट्रांजैक्शन करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के लिए, तो वो होता है परचेस ऑफ इक्विपमेंट। ओके, नेक्स्ट, which of the following technique is most effective for detecting potential fraud during an audit? तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग, ठीक है। सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो होता है वो क्या होता है कि डिटेल एग्जामिनेशन करता है ट्रांजैक्शन का, बैलेंस शीट का, और जो भी पोटेंशियल फ्रॉड रहता है उसको कंपेयर करता है अदर टेक्निक से, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे डिटेक्टिंग पोटेंशियल फ्रॉड। ओके, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, which of the following is the fundamental principle of auditing that ensure auditor maintain objectivity and impartiality? तो उसका है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ऑडिटर जो होता है वो क्या करता है? ओपिनियन ऑफ अनबेस्ड एंड क्रेडिटेबल, सेफगार्ड एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑडिट प्रोसेस। नेक्स्ट 14, which financial statement provide insight into a company operational efficiency and its ability to generate cash flow from its core business? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो का क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन पर्पस क्या है यहाँ पे कि इनसाइट्स इनटू द कंपनी ऑपरेशनल इफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर इन टर्म ऑफ रिस्क एंड रिटर्न? तो उसका आंसर है शेयर होल्डर हैव अ क्लेम ऑन रेसिडुअल प्रॉफिट व्हाइल डिबेंचर होल्डर हैव फिक्स रिटर्न। ओके, तो प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर का क्या है? शेयर होल्डर हैव क्लेम ऑन रेसिडेंशियल प्रॉफिट व्हाइल डिबेंचर होल्डर हैव फिक्स रिटर्न। जो डिबेंचर्स होते हैं उनको फिक्स रिटर्न मिलता है, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अगर प्रॉफिट होता है तो ही उनको क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, which of the following scenario represent a significant accounting problem may result in material misstatement? तो material misstatement मतलब failing to reconcile bank statement regularly, मतलब जो बैंक रिकंसिलेशन होता है, तो बैंक रिकंसिलेशन क्या करता है? जो अपनी अकाउंटिंग है और बैंकिंग की जो अकाउंटिंग है उनको मैच करता है, और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो वो क्या करता है? सॉल्व करता है, तो उसको बोलते हैं अपन मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट 17, what is the primary difference in the financial reporting of not for profit organization compared to for profit entities? तो not for profit focus on fund accounting rather than profit generation, मतलब वो क्या करता है? not for profit जो होता है वो fund accounts जनरेट करता है, not for profit generating। ओके, नेक्स्ट 18, in the context of sole proprietor accounting, which of the following statement is most accurate regarding the treatment of personal and business transaction? तो पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी डिस्टिंग्विश्ड बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। ओके, जो पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें डिफरेंस है, लेकिन वो कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं है। ओके, 19 क्वेश्चन, द कंपनी लायबिलिटी इज इंक्रीज बाय 10,000 एंड ओनर इक्विटी रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट हैपेंस टू असेट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग इक्वेशन? तो इसका इक्वेशन में क्या है कि असेट मस्ट इंक्रीज बाय 10,000, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या है? असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्वल्स टू, ये अपन ने पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट 20, which of the following reflect a long term objective of accounting within an organization? तो मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या करता है? मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, मतलब इनडायरेक्टली जो डिसीजन मेकिंग अपन करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म में नहीं लेते अपन, लॉन्ग टर्म में डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने है क्वांटिटी एप्टीट्यूड के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी मीडियम डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हुई है तो इजीली पेपर सॉल्व होगा, बहुत इजी लगेगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है, द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 50, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 40 एंड दैट ऑफ लास्ट 6 नंबर इज 60, फाइंड द 6th नंबर। ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करते जाइए, वीडियो देखते देखते, मतलब क्या है आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि 11 नंबर का एवरेज दिया आपने को 50, उसमें से फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज है 40 और लास्ट जो 6 नंबर है उसका एवरेज 60 दिया है,
और फाइंड द 6 नंबर, तो 6 नंबर अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो 11 नंबर अपना एवरेज दिया है, तो 11 नंबर का इंटू 50 किया तो 550 उसका क्या मिल गया, सम ऑफ 11 नंबर्स मिल गया। देन सम ऑफ फर्स्ट निकालना है, तो अपने को क्या किया 6 इंटू 50 मतलब 240 उसका आंसर मिल गया। लास्ट 6 का दिया है तो 6 इंटू 60 मतलब 360। अब इनकी क्या करना है अपने को, ये दोनों को एडिशन करके 550 को अगर माइनस करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएंगे, मतलब वो अपना क्या रहेगा 6 नंबर रहेगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, the income of A, B and C are in the ratio 7:9:12 and their expenses are in the ratio 8:9:15. If A save rupees 2000, B save rupees 3000 and C save rupees 4000, what is A income? तो यहाँ पे अपने को इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंसेस का रेशियो दिया है और हमने कितना सेविंग किया है वो दिया है। तो हमारी इनकम कितनी है, मतलब ए की इनकम कितनी है ये निकालना है। तो देखो यहाँ पे रेशियो दिया है एबीसी का 7:9:12 और एक्सपेंसेस का रेशियो दिया है 8:8 9 एंड 15। तो अगर सेविंग देखते हैं तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे 7 माइनस 8। ओके, तो यहाँ पे देखो इनकम जो दिया है वो रेशियो के हिसाब से दिया है, तो इसका 2000 3000 एंड 14000। ओके, तो यहाँ 4000, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली 7x प्लस 8 इक्वल्स टू 2000, 9 माइनस 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 3000 एंड 12 माइनस 15y इक्वल्स टू 4000, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस, क्योंकि इनकम का रेशियो दिया है और एक्सपेंसेस का रेशियो है, तो माइनस क्या आएंगे अपनी सेविंग, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो हमारी क्या मिल रही है यहाँ पे सेविंग, तो सेविंग मिल गया, अपने इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ पे फर्स्ट में x की वैल्यू कितनी आई 2000, यहाँ पे कितनी आई 3000, यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी अपने को ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू अगर अपने को फाइंड करना है तो इनडायरेक्टली ए जो है वो क्या है 1x, तो यहाँ पे ए का जो इनकम है वो कितना है 2000 और उसका जो रेशियो दिया है इनकम का वो कितना है 7, तो 7x इक्वल्स 7 इंटू 2000 मतलब कितना हो गया 40,000। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, a person salary increased by 20% and his saving increased by 60%. His initial salary was rupees 100 and he saved 20 rupees. What is the percentage increase in his saving? तो यहाँ पे अभी क्या दिया है, सैलरी इंक्रीज दिया है 20%, सेविंग इंक्रीज दिया है 60%, इनिशियल सैलरी रुपीज उसकी 100 है एंड वो सेव कितना कर रहा है 20 रुपए, तो परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग अपने को निकालना है। तो देखो यहाँ पे इनिशियल इनकम जो है वो 100 है, सेविंग उसकी 20 है, मतलब उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा 80। अभी न्यू जो इनकम है वो कितने से बढ़ी है 20% से, मतलब 100 का कितना है 120। न्यू एक्सपेंडिचर अगर निकालते तो न्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि 10 से इंक्रीज है, मतलब कितना होगा इनडायरेक्टली 88, क्योंकि ये जो है 20%। ओके, और न्यू सेविंग कितनी हो गई अपनी 32 रुपीज, तो परसेंटेज निकालना है तो 32 माइनस 20। ओके, 32 माइनस 20 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इन हिज सेविंग वो निकालना है, तो कितना परसेंट है 60%। अ नंबर लीव अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, मतलब 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 6 एंड 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 9, मतलब 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर, तो ऐसे ही एक नंबर अपने को निकालना है। अभी वहां पे ऑप्शंस दिए रहेंगे, इसका आंसर कितना है 314, तो आप कैलकुलेशंस करके वैसे ही निकाल लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, two trains of length 180 meters and 240 meters are moving in opposite direction। अभी opposite direction है तो एवरेज प्लस वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। at 72 किलोमीटर एंड 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर्स में भी दिया है और किलोमीटर पर आवर्स में भी दिया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर देम टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, तो इनडायरेक्टली रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम 72 प्लस 54 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 126। और अभी ये किस में दिया है किलोमीटर में, अपने को किस में निकालना है मीटर में, तो ये जो किलोमीटर की स्पीड है ये हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। इसलिए इसको क्या करेंगे अपन 5 डिवाइड बाय 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मीटर पर सेकंड अपने को आंसर मिल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर अगर देखा जाए तो 180 प्लस 220 मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अपना 420, तो 420 डिवाइड बाय 35 तो अपने को आंसर कितना आया 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन सॉल्व करो पूरा और टोटल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 16 आएगा, तो इसको सॉल्व करके देखना आप। ओके, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 4:5:6। 8 years ago their total age was 48 years
व्हाट विल बी द एज आफ्टर 6 ईयर, मतलब इनडायरेक्टली प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 456 और 8 साल बाद उनका टोटल एज दिया है 48, व्हाट विल बी द एज आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर के बाद उनका क्या एज रहेगा ये अपने को निकालना है। तो इनडायरेक्टली जो देखो रेशियो यहाँ पे 456 दिया है, 8 ईयर्स एगो अगर देखते तो उसका टोटल एज कितना है 48, मतलब इनडायरेक्टली जो करंट रेशियो है उसमें से 88 अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे और आंसर कितना है 48। अगर इसको सॉल्व करते तो एक्स की वैल्यू अपने को मिलेंगी जो रहेंगी अपनी 4.8। तो बी का प्रेजेंट एज निकालना है, व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी का प्रेजेंट एज अपने को पता ही है, प्रेजेंट एज कितना है 5x, तो 5 इंटू 4.8 तो आंसर कितना आएगा अपना 24 और 6 साल बाद निकालना है तो 24 में अपन 6 क्या करेंगे ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 32। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, a car cover a certain distance at 60 km per hour while bus cover the same distance as 40 km per hour. If the car take 5 hours less than the bus, what is the distance? तो यहाँ पे कार और डिस्टेंस निकालना है अपने को यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो दो डिस्टेंसेस दिए है अपने को, स्पीड दी है 60 किलोमीटर के दिया है और एक 40 किलोमीटर दिया है और कार को 5 आवर्स लेस देन लग रहा है बस से, तो डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए अपन ने डी किलोमीटर्स लिए, टाइम टेकन बाय कार मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय 60, ओके, और टाइम टेकन बाय बस मतलब डी डिवाइड बाय 40। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखो डी डिवाइड बाय 40 माइनस डी डिवाइड बाय 60 इक्वल्स टू 5, तो डी का यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 240 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, a cylindrical tank of radius 7 meter and height 2 meter is half filled with water. How many cubic meter of water is needed to fill the tank completely? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ये अपन ने पहले भी देख चुके हैं और पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 भी अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो रेडियस दिया है 7 और हाइट दिया है 2, तो फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया अपन ने और जो भी वाटर टैंक है उसका अपने को आंसर कैसे मिलेगा कि वाटर टैंक ऑलरेडी कितना फिल हुआ है ये अपने को निकालना पड़ेगा और टोटल साइज जो है उसका कितना है 308। ओके, तो 154 क्यूबिक उसका क्या है ऑटोमेटिकली फिल है। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि हाफ फिल बोला है, तो उसका जो 308 है तो उसका हाफ निकालेंगे तो 154 आएगा, तो 308 माइनस 154 तो 154 क्यूबिक उसका क्या निकल गया आंसर निकल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, a shopkeeper mark up an article by 40% and then offer a discount of 25% on the mark price. What is the overall percentage profit or loss if the cost price of the article is ₹100? तो यहाँ पे 10% प्रॉफिट आया वो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मार्क प्राइस दिया है 140% क्योंकि प्राइस अपनी रहती है 100% प्लस यहाँ पे 40% उसने आर्टिकल पे 40% दिया है, तो इनडायरेक्टली उसकी जो प्राइस है वो कितनी हो गई 140 और ऑफर में इसने डिस्काउंट रखा है 25% का ऑन मार्केट प्राइस, तो जो भी अपनी मार्केट प्राइस है उसके ऊपर 25% डिस्काउंट। ओके, तो इनडायरेक्टली जो अपनी सेलिंग प्राइस हुई वो क्या हुई 105, मतलब 140 पे 25% निकालेंगे उसको 140 से माइनस कर देंगे तो इनडायरेक्टली कितना आएगा 105, 75%। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 105 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आया 5, सॉरी यहाँ पे आंसर जो है वो 5% आएगा, यहाँ पे 10% आएगा। अगर करेक्शन होगा तो आप थोड़ा इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 11th, A, B and C invest ₹25,000, 35,000 and 45,000 in a business respectively. A share of a total profit after 1 year is ₹10,000 and what was the total profit? तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, A ने, B ने और C ने 25,000, 35,000, 45,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया और A share the total profit after 1 year is 10,000. What is the total? तो A का शेयर प्रॉफिट कितना है 10,000 का। तो यहाँ पे देखो अपन ने इनका सबसे पहले शेयर निकाल लिया 25,000, 35,000, 45,000 का, मींस 5:7:9। अब A का प्रॉफिट दिया अपने को 10,000, तो सो द प्रॉफिट 10,000 डिवाइड बाय 5 इंटू ये तीनों का निकालना है, बराबर है, तो तीनों की प्लस करके कितना आया इक्वल्स टू 10,000, क्योंकि तीनों का जो प्रॉफिट है वो कितना है 10,000 है इंटू 21, मतलब ये जो आंसर है 5 + 12 7 डिवाइड बाय 5, मतलब इनडायरेक्टली कितना है यहाँ पे 60,000, तो 60,000 इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, a sum of money become ₹6 year in 2 years and 6,000 in 3 years at a simple interest rate. What is the principal? तो यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट देखते हैं तो 6,600 माइनस 6,000, तो 600 एक ईयर का। 2 साल का अगर देखते हैं तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 6
100 इंटू 2 मतलब 1200। द प्रिंसिपल कितना आ जाएगा इनडायरेक्टली यहाँ पे 6000 माइनस 1200 मतलब 5000 उसका प्रिंसिपल आ जाएगा। ओके, सिंपल प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाए फिर भी अपने को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, द टेबल बिलो शोज द प्रोडक्शन इन 1000 ऑफ यूनिट्स फॉर द प्रोडक्ट ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पे डीआई के जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछते हैं एक्चुअली और थोड़ा हार्ड लेवल के पूछते हैं। ये तो थोड़ा नॉर्मल मैंने ऐड किया है, लेकिन डीआई के थोड़ा क्वेश्चन जो है वो लेवलिंग थोड़ा हार्ड रहता है, इसलिए आपको एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो डीआई भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 इयर्स का प्लान दिया है 2018 से लेके 2020 का। ओके, और प्रोडक्ट दिए अपने को, प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी। तो क्वेश्चंस यहाँ पे एक दिया है मैंने, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस, डिपेंड्स ऑन कि कैसे क्वेश्चंस देते हैं। अभी तो एक ही क्वेश्चंस डिफाइन करें, एक या 2। ओके, तो यहाँ पे दिया है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट डी, सिर्फ प्रोडक्ट डी का निकालना है फ्रॉम 2018 से 2022 का। तो हो गया, तो इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ डी 2008 में कितना था 250,000 यूनिट। ओके, प्रोडक्शन ऑफ डी इन 2000 में कितना था 280, तो इनडायरेक्टली 250 माइनस 250 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, तो 12% इंक्रीज हुआ है उससे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी महाविद्यालय के पेपर कल से एंड हो जाएंगे, तो नेक्स्ट सीरीज में कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाला रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जहां पे मैं बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे सॉल्व कर दूंगा, और जितने भी टॉपिक्स है चाहे वो रीजनिंग के हो चाहे क्वांटिटी के हो, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स से लेके डिटेल एक्सप्लेनेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना, कौन से स्टेप्स फॉलो करना है, कब कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ये एवरीथिंग मैं ये सीरीज में स्टार्ट करने वाला। और कल जिनके पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक, और इजी पेपर आ रहे हैं, कोई हार्ड पेपर नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू।